दोस्तों लेवल 50 के बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद जब जिनू आगे बढ़ा तब उसका मुकाबला होता है पूरी अनडेड आर्मी से। और इन सब का सामना करने के लिए जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है। और दोस्तों ये लड़ाई उतनी लंबी नहीं चली जितनी इससे पिछले वाली लड़ाई चली थी। और जब जिनू उस फ्लोर मॉन्स्टर को भी हराने में कामयाब हो गया तो उसे रिवॉर्ड्स के तौर पर सिस्टम स्टोर से कोई भी एक आइटम फ्री में लेने का मौका मिलता है। देखो दोस्तों, सिस्टम स्टोर में वेपन्स हर रोज बदलते रहते हैं, तो जिनू को लगता है कि वेपन्स लेना शायद समझदारी ना हो, क्योंकि अगर उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या स्टोर में अगर उससे भी बढ़िया चीज़ बाद में ऐड करी जाएगी तो जिनू का फालतू में ही एक बार फिर और मूड खराब हो जाएगा। उसे लगता है कि उसे कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसकी ज़रूरत उसे आ जाए। बट उसके बावजूद भी पता नहीं कि उसे इस रिवॉर्ड के रूप में जिनू सिस्टम स्टोर से एक कर्ज रैंडम लूट बॉक्स को चूज करता है। शायद इसलिए क्योंकि पिछली बार जब ऐसे ही किसी मौके पर उसे दो में से किसी एक लूट बॉक्स को लेने का मौका मिला था जिसमें एक कर्ज था और दूसरा ब्लेस्ट था, तब जिनू ने ब्लेस्ट वाला रैंडम लूट बॉक्स चुना था और उसमें से ही उसे इस डीमन कैसल की चाबी मिली थी। तो हो सकता है कि जिनू यहाँ सिंपली क्यूरियस हो गया हो। और दोस्तों जब जिनू ने उस लूट बॉक्स को ओपन किया तब एक बार फिर उसे एक चाबी मिलती है। और दोस्तों उस चाबी को एसेस करने के बाद भी जिनू को ना तो उस चाबी का नाम पता चला, ना उसका टाइप और ना ही उसका लेवल। तो ये बताना फिलहाल मुश्किल है कि ये चाबी किस टाइप या किस लेवल के डंजन के लिए है। और फिर दोस्तों उस तीसरे और आखिरी रिवॉर्ड के रूप में जिनू को होली वाटर ऑफ लाइफ की ब्लूप्रिंट मिलती है, जिससे अब जिनू के पास मौका होता है कि वो उस होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सके। बट उसे बनाने के लिए भी जिनू को तीन चीज़ें चाहिए। एक है वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा, दूसरा है स्प्रिंग वाटर और तीसरा और आखिरी है प्योरीफाइड किया गया डीमन किंग का खून। इन तीनों में से जिनू के पास पहली दो चीज़ें यानी वर्ल्ड ट्री का हिस्सा और स्प्रिंग वाटर ऑलरेडी है, जो उसे 50वें फ्लोर मॉन्स्टर और उन अनडेड मॉन्स्टर्स को हराने के बाद मिली थी। और तीसरी और आखिरी चीज़ उसे डीमन किंग को हराने पर मिलेगी। और दोस्तों उसके लिए भी हमें वेट करना होगा, क्योंकि इस वक्त जिनू काफ़ी थक चुका है। तो वो डिसाइड करता है कि डीमन किंग को हराने के लिए वो फिर कभी आएगा और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों उस डीमन कैसल में रहते जिनू को और भी कई सारी चीज़ें मिली हैं, बट हम उन सबको स्किप करेंगे। दोस्तों जिनू बाहर आकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि डीमन कैसल में रहकर जिनू 16 बार लेवल अप हुआ है और अब वो प्रॉपर एक एस रैंक हंटर बन चुका है। और ये सब हुआ सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। और तब जिनू अपनी बीमार माँ को प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द वो उसे ठीक कर देगा और ये सिर्फ कुछ ही समय की बात है। बाकी दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोलो लेवलिंग का चौथा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले वो वाली वीडियोस देख लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों हंटर एसोसिएशन से एक बंदा व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बेक को कॉल लगाता है और कहता है कि जिस हंटर की आप तलाश कर रहे हैं वो हंटर इस वक्त हंटर्स एसोसिएशन में अपने री इवैल्यूएशन के लिए आया है और उस हंटर का नाम है संग जिन वू। और दोस्तों बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि अमेरिकी फेडरल ब्यूरो में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अब जग जाहिर हो चुका है और वो बात फैलते फैलते अब कोरिया तक भी पहुंच चुकी है। पहले तो दोस्तों वो हंटर एसोसिएशन वाला एम्प्लॉय बहुत रूडली बिहेव करता है हमारे जिनू के साथ, क्योंकि उसे लगता था कि जिनू भी बाकी हंटर्स की तरह डेस्परेट होकर रीवैल्यूएशन कराने के लिए आया है। उसे लगता है कि हंटर्स को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि वो अपने असाइन किए गए लेवल से कभी भी और ताकतवर नहीं हो सकते। वो बेक से कहता है कि वो हंटर यहाँ आया है और उसने अभी अभी रीवैल्यूएशन करने के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन रूम के ठीक बाहर ही देश भर के गिल्ड एजेंट्स खड़े हुए हैं। अब क्योंकि दोस्तों सारे गिल्ड्स डायरेक्टली किसी भी गिल्ड मेंबर को अप्रोच करके अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए राजी नहीं कर सकते, तो वो यहाँ नए रिक्रूट्स को हायर करने की कोशिश करते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में छोटे गिल्ड्स में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो सी रैंक या उससे नीचे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के रैंक वाले हंटर्स हमेशा उन्हें गिल्ड्स को प्रीफर करेंगे जो उन्हें ज़्यादा पैसे देते हो। और वो हैसियत पूरे कोरिया में सिर्फ कुछ ही गिने चुने गिल्ड्स की है, क्योंकि वही लोग बड़े बड़े लेवल के डंजन्स को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा बार ज़्यादा पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। अब क्योंकि छोटे गिल्ड्स की वो हैसियत नहीं होती तो कंस्टेंटली नए हंटर्स को रिक्रूट करने की फिराक में होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग कई बार ऐसे रिस्क ले लेते हैं जो उनकी खुद की काबिलियत से भी बाहर हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और उन एक्सीडेंट्स में कई हंटर्स की जान भी चली जाती है। और यही वजह है कि कई सारे गिल्ड्स के एजेंट्स हंटर एसोसिएशन के बाहर ही घर बनाकर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि मनाने पर कोई ना कोई उनकी गिल्ड को ज्वाइन जरूर कर लेगा।
और दोस्तों जिनू के साथ भी ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए थे लाइन में, ये उम्मीद लगा कर कि इस बार री इवेल्युएशन के बाद उनका रैंक भी बढ़ जाएगा और वो किसी ऐसे गिल्ड में शामिल हो जाएंगे जो उन्हें ढंग के पैसे ऑफर करे, जिससे कि वो अपना रोजगार चला सकें। बेसिकली यहाँ इवेल्युएशन के दौरान ये भी हंटर्स को पता चलता है कि वो लोग रोजाना कितने पैसे कमाने की काबिलियत रखते हैं, पर ज़्यादातर लोग री इवेल्युएशन के बाद यहाँ से मायूस होकर ही जाते हैं, जैसे कि ये बंदा। तो दोस्तों जिनू के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब जिनू की बारी आई तो वहाँ उसकी एबिलिटीज़ को इवेल्यूएट कर रही महिला कंप्लेंट करने लगती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, उसे किसी तरह का एरर आता है। जब उसके सीनियर ने पूछा कि इतना समय क्यों लग रहा है, तो वो महिला उसे एरर के बारे में बताती है। दोस्तों ये वही सीनियर है जो जिनू को कम समझने की भूल कर रहा था। जब उसे इस एरर के बारे में पता चल रहा था तब उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो उस महिला को वहीं झाड़ देता है। वो कहता है कि ये कोई मामूली एरर नहीं है। पर जब उसे पता चला कि वो महिला सिर्फ 6 महीने से यहाँ काम कर रही है तो फिर थोड़ा शांत हुआ। वो उसे समझाता है कि यहाँ एरर का आना मतलब हमारी मशीन इस काबिल नहीं है कि वो जिनू की एमपी को मेजर कर सके, जिसका मतलब ये होता है कि जिनू इंडीड एक रीअवेकनिंग से गुजरा है और अब जिनू अपने देश का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है। दोस्तों फिर अगले पैनल में हम जिनचुल को देखते हैं, जो वहां पर खड़े एक दूसरे एस रैंक हंटर से बातें कर रहा था। जिनचुल उसे जीजू आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में बताता है। अब दोस्तों देखो ये मामला हमें जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। तो वो एस रैंक हंटर जिनचुल को विश्वास दिलाता है कि वक्त आने पर उसके साथ साथ देश के जितने भी छोटे बड़े गिल्ड्स हैं वो सारे हंटर्स एसोसिएशन से कॉपरेट करेंगे ताकि समस्या का समाधान निकल सके। और साथ में जिनचुल उसे रेड गेट इंसिडेंट के बारे में भी बताता है। अब क्योंकि जिनू के रेड गेट से बाहर आने से पहले ही जिनचुल वहां से चला गया था, तो वो भी नहीं जानता कि वहां से दूसरे हंटर्स को बचाने में किसने हेल्प करी। उसके पास सिर्फ बेसिक आइडिया है कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या होगा। अब क्योंकि वो भी श्योर नहीं है तो जिनचुल जिनू के बारे में उससे भी बात नहीं करता है। फिर दोस्तों उस एस रैंक हंटर को कहीं से कोई आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अब तक हंटर्स एसोसिएशन के बाहर ही खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे। अब क्योंकि उस एस रैंक हंटर की सेंसेस बाकी एवरेज इंसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तो वो दूर से ही वहाँ चल रही भसड़ को सुन सकता है। बट जिनचुल को ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ बिल्डिंग में जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। वही उस बिल्डिंग में ही वो सीनियर जिनू से कहता है कि आपकी एमपी को मेजर करने के लिए हमें इससे भी बड़े मानामीटर की ज़रूरत होगी, बट वो हम बिना हायर अप से परमिशन लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जिनू को 3 दिन बाद आने के लिए कहता है। और दोस्तों ये बात सुनते ही वहाँ इवेल्यूएट करवाने आए लोग भी हैरान थे और तो और वहाँ देश भर के गिल्ड एजेंट्स भी थे जो इस बात की गंभीरता को समझ सकते थे। और वो सोचते हैं कि क्या ऐसा इंसान उनके जैसे छोटे मोटे गिल्ड का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाएगा। और ऐसे ढेरों सवाल उनके मन में उठ रहे थे। और तभी उसी वक्त वो एस रैंक हंटर वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद हमें उसका इंट्रोडक्शन भी मिलता है। दोस्तों इस एस रैंक हंटर का नाम है जोंगिन और वो हंटर्स गिल्ड का मास्टर है। और इसके मुताबिक हंटर्स गिल्ड इस देश की इकलौती ऐसी गिल्ड है जिसमें 2 एस रैंक हंटर्स हैं। और लोगों की माने तो दोस्तों ये स्पेशलाइज्ड है फायर टाइप मैजिक यूज़ करने में। और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक ही मंत्र से पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता है, जिसकी वजह से लोग इस एस रैंक हंटर को द अल्टीमेट हंटर के नाम से भी जानते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना बाकी है। और इसकी एंट्री को देखकर जिनू का क्या स्मग वाला रिएक्शन था आप लोग देख ही सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक एवरेज इंसान के मुकाबले इस एस रैंक हंटर के सेंसेस ज़्यादा पावरफुल है। तो जो भी बातें यहाँ हो रही थी वो सारी बातें जोंगिन ने पहले ही सुन ली थी। जोंगिन को लगता है कि एसोसिएशन को किसी भी मानामीटर की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं से खड़े खड़े फील कर सकता है कि ये सामने खड़ा बंदा अब इस देश के सिर्फ कुछ ही चुनिंदा हंटर्स में शुमार हो चुका है, जिन्हें लोग एस रैंक हंटर्स कहते हैं। उसे लगता है कि इतनी सी बात के लिए एसोसिएशन को 3 दिन ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जोंगिन को देख वहाँ खड़े सभी एजेंट्स में चटर पटर शुरू हो जाती है। लोग अभी से ये समझ रहे थे कि जिनू अब इसी गिल्ड को ज्वाइन करेगा। जोंगिन खुद को जिनू के सामने इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि तुम्हें किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने में दिलचस्पी है या नहीं। मगर जिनू उस एस रैंक हंटर को इस तरह से इग्नोर कर देता है जिस तरह से आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर नीचे पड़े सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हैं। जिनू उसके पास से गुजरता है और सडनली गायब हो जाता है, जिससे उस एस रैंक हंटर को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई असैसिन टाइप हंटर है। जोंगिन खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रहा था क्योंकि जिनू ने सबके सामने उसे इग्नोर मार दिया, जबकि कोई एस रैंक हंटर सड़क पर यूं ही अगर टहलने भी निकला हो ना तो तब भी मीडिया वाले उस बात को किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाने लगते हैं। और जिनू ने तो उसे इग्नोर ही कर दिया, ये कहकर कि वो बहुत बिजी है। अब दोस्तों जिनू ने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि वो इन 3 दिनों में डीमन कैसल में जाके उस डीमन लॉर्ड को हराना चाहता है, क्योंकि तभी वो अपने माँ के लिए एंटीडोट बना पाएगा। दोस्तों जिन्हू के जाते ही वहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर आ पहुँचता है और हम सब जानते हैं कि वो यहाँ इतनी जल्दी में क्यों आया है। और भाई गिल्ड मास्टर को यहाँ देख जोंगिन सारी बातें समझ जाता है। उसने यहाँ सिर्फ गेस किया है, बट उसका मानना है कि वो जिन्हू ही था जिसने रेड गेट को क्लियर किया था। वैसे तो गिल्ड मास्टर और जोंगिन के बीच कोई भी वार्तालाप नहीं होती, बट पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए, जैसे कि वो दोनों कोई पुराने राइवल्स हो। दोस्तों हम फिर नेक्स्ट पैनल में देखते हैं जिन्हू हॉस्पिटल में बैठे बैठे डीमन लॉर्ड कैसल को क्लियर करने के बारे में सोच रहा था, बट जब वो रूम से बाहर निकला तब वो अपने सामने जिनचुल को देखता है। जिनचुल जिन्हू से पूछता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने डबल डंजन को क्लियर किया था। जिन्हू उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, बट जिनचुल उसे कहता है कि हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गन ही उनसे मिलने के लिए आए हैं। चेयरमैन गन ही खुद को जिन्हू के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी एक एस रैंक हंटर है। दोस्तों मैंने भले इस कैरेक्टर को बूढ़ा बुलाओ, बट इस पूरी स्टोरी में जिस कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ना, तो वो ये कैरेक्टर है। गन जिन्हू को एस रैंक हंटर बनने की खुशी में बधाई देता है, बट जिन्हू कहता है कि मेरा रीवैल्यूएशन अब तक हुआ नहीं है। बट गन जिन्हू को कहते हैं कि तुम्हारा रैंक इवैल्यूएट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एमपी मीटर किसी भी इंडिविजुअल की एमपी को प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकता। वो एक मशीन है, मशीन की जितनी लिमिट होगी वो वहीं तक ही मेजर कर पाएगी। तो अगर तुम्हारी एमपी उस मशीन की लिमिट से बाहर है तो ये बात जाहिर है कि तुम एक एस रैंक हंटर हो। गनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमने ये 3 दिन वाला रूल इसलिए रखा है ताकि हम उस दौरान उस एस रैंक हंटर से मिलकर बात कर सकें और उसे मना सके हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर ऐसे कई सारे गिल्ड्स हैं जो किसी भी एस रैंक हंटर को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए मरे जा रहे हैं। उनके द्वारा जिन्हू को दौलत और शौहरत दोनों ही मिलेगी, बट हंटर्स एसोसिएशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी भी एस रैंक हंटर को उसकी मुंह मांगी कीमत दे सकें, और इसलिए उन्होंने ये 3 दिन वाला रूल बनाया ताकि बाकियों से पहले वो उस इंडिविजुअल से बात कर सकें और उसे अपने एसोसिएशन में शामिल करने के लिए मना सकें। गनी कहते हैं कि देखो हमारे पास भले ही बाकियों के मुकाबले कम पैसे हो, बट हंटर्स गिल्ड जिन्हू की उस तरह से मदद कर सकता है जिस तरह से बाकी के गिल्ड्स नहीं कर सकते। और जब जिन्हू ने उससे पूछा कि ऐसा क्या है जो वो कर सकते और बाकी के लोग नहीं, तब गन्नी कहते हैं कि वो जिन्हू के लिए उसके कैरियर के लिए एक अलग रास्ता चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Yeah, that's crazy, George. 鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦えってね。 Put my hand in the fire, my title called Liu Kang. Bitch Bruce Lane, no Spider-Man, I ain't falling for no bitch named Mary Jane.